हमारे आपके सभी के जीवन में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने में, देखिए ये जो युग है ये भौतिकवादी युग है। और इस भौतिकता की दौड़ में भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारे मनस का कारक है। तो कहीं भावनाओं का अतिरेक, भावनाओं की, इमोशंस की अधिकता कहीं आपके मार्ग में बाधा का काम तो नहीं कर रही। चंद्र की राशि वाले, कर्क राशि वाले व्यक्तियों में इस तरह की ये समस्याएं देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलती हैं। जैसे कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उठाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, ठीक इसी प्रकार से कर्क राशि और लग्न के लोगों के ऊपर चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव सर्वाधिक तौर पर देखने के लिए मिलता है। कर्क राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में यदि चंद्रमा की स्थिति जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इनकी लाइफ की बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है। या तो ये इमोशन लेस हो जाते हैं या फिर इमोशंस इनमें कूट कूट कर भर जाते हैं। और दोनों ही परिस्थितियां, इमोशंस का खत्म हो जाना या फिर इमोशंस का अतिरेक हो जाना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है। मेरे पीछे ये जो 4 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कर्क है या फिर आपकी राशि कर्क है। बहुत महत्वपूर्ण राशि है। और भावनाओं के अतिरेक के चलते हुए न तो ये अपनी खुशियों को संभाल पाते हैं और न अपने दुख को संभाल पाते हैं। मतलब यदि खुशी होगी तो वो अपरंपार होगी, दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम खुश हैं। और यदि गम है तो भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम गम में हैं, हम दुख में हैं। और यही चीजें कर्क राशि के लोगों को आगे बढ़ने में बाधा का काम करती हैं। आज हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप अपने विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। मैं यहां पर यह प्रयास करूंगा पूरा कि इस सीमित समय में आपको आपके बारे में जितना बताया जा सकता है उतना बताने का प्रयास करूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। कर्क राशि का जो विस्तार है वो बेसिकली 3 नक्षत्रों में फैला हुआ है। सबसे पहला पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण कर्क राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा नक्षत्र जो है, जिसको कि हम नक्षत्र राज के रूप में जानते हैं, अर्थात पुख्य नक्षत्र, शनि का नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र जो होता है वो बुध का आश्लेषा नक्षत्र होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुख्य नक्षत्र के चारों चरण और आश्लेषा नक्षत्र का चारों चरण, ये पूरे जो है कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। ये मेरे पीछे जो चार्ट बना हुआ है ये आपकी राशि का ब्लैंक चार्ट है। यहां पर प्लैनेट्स की राशियां, जहां जहां आपके प्लैनेट होते हैं वो नंबर्स लिखे हुए हैं। और उस आधार पर मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि आपको आपके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता चलूं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट जो है कर्क राशि और लग्न की पत्रिका में, सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट जो बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। अच्छा हाँ, मैं इस वीडियो में आपको आपके नक्षत्र से संबंधित मंत्र भी बताने वाला हूं, जिनको कि यदि आप लाइफ टाइम के लिए अजमा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं में कुछ हद तक राहत देखने के लिए जरूर मिलेगी। कुछ हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्ण राहत तो सिर्फ आपको विधाता दे सकता है। तो बृहस्पति देव जो है वो आपके इस केंद्र त्रिकोण में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। नवां भाव धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है। यही बृहस्पति देव आपकी पत्रिका के 6वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस बात को बहुत याद रखने वाली बात है कि बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ 6वें घर के स्वामी भी हैं।
पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अभी तक आपने सभी नक्षत्रों के देवता सुने होंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र की देवी हैं जिनका की नाम अदिति है। जो भी जातक जिनका जन्म कर्क राशि लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, ओम अदितिये नमः इस मंत्र का यदि वो जीवन पर्यंत के लिए इसे अपना मूल मंत्र बना लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको जीवन में आने वाली समस्याओं में कुछ राहत देखने के लिए जरूर मिलती है। यहां मैंने आपसे कहा कि गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। यह भाव न सिर्फ आपके धर्म का भाव है, देव स्थानों का भाव है, आपके पिता का भाव है। देखिए, जीवन में कई चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होती हैं, और जब प्रत्यक्ष में मौजूद होती हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नौवां भाव चूंकि हमारे पिता को रिलेट करता है, मैंने अभी आपसे कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके पिता जीवित हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन देखने में आती है कि बालक अपने पिता की तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि मैं सूर्य को जल चढ़ा लूं। जो आपका जीवित पिता है, जो आपके लिए जीवित सूर्य है, जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, आप कैसे भी कितना भी सूर्य को जल चढ़ा लें, आपका सूर्य मजबूत नहीं होगा। हाँ, जिनके साथ में ये चीज अब उपलब्ध नहीं है, अर्थात उनके पिता अब मौजूद नहीं है, वहां पर उन्हें पितृतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, पितृतुल्य व्यक्तियों से आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना तो बाद की बात है। देवस्थानों की यात्रा, जब भी आपको वर्ष में कभी भी मौका मिले, आपको एक बार देवस्थान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो गुरु दीक्षा लें, और यदि गुरु दीक्षा आपको मिली हुई है तो फिर गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। जब भी चंद्रमा की दशा में गुरु की अंतर्दशा या फिर गुरु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चलती है, ऐसे समय में यदि आपने पुखराज या सुनहला पहन रखा है, चंद्रमा की दशा में जो गुरु की अंतर्दशा है वो 16 माह की होती है। 16 माह में चूंकि गुरु बृहस्पति आपके 2 भावों के स्वामी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 8 माह तक गुरु आपको 6वें घर के रिजल्ट देंगे, साथ ही 8 माह तक आपको 9वें घर के रिजल्ट देंगे। तो गुरु चूंकि 6वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं को दिखाता है, अर्थात कर्जों की स्थिति को दिखाता है। स्टार्टिंग फेज में, जब स्टार्टिंग के 8 माह चल रहे हों, उस समय में यदि आप सुनहला या पुखराज या फिर गुरु से संबंधित कोई भी उपरत्न रत्न पहने हुए हैं, तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। लेकिन चंद्रमा की दशा में गुरु की अंतर्दशा, गुरु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा को गज केसरी योग के रूप में देखा जाता है। तो बाद के जो 8 माह बचते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उन सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देते हैं जो आपको गुरु ने पहले 6वें घर में जाकर दी हैं। लेकिन इस परिस्थिति बनने के लिए आपके चंद्रमा का तो शुभ स्थिति में बैठा होना निहायत जरूरी है ही, साथ ही साथ आपके गुरु बृहस्पति का भी शुभ स्थिति में बैठा होना जरूरी होता है, अन्यथा इन दशा अंतर्दशा में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो नक्षत्र बनता है वो पुख्य नक्षत्र बनता है, जिसको कि मैंने अभी आपसे कहा कि नक्षत्र राज के रूप में जाना जाता है, अर्थात नक्षत्रों का राजा। ये नक्षत्र जो है ये शनि के अंतर्गत आता है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, इस नक्षत्र के स्वामी भी बृहस्पति देव बनते हैं। शनि की स्थिति कर्क राशि में या फिर मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति दोनों ही मारक होती हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी पत्रिका में सप्तम और अष्टम अर्थात सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही बनते हैं। ओम बृहस्पतिये नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः या फिर आपने जो गुरु मंत्र लिया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि कर्क राशि के लोगों को गुरु दीक्षा लेनी या फिर ले चुके हैं तो गुरु मंत्र का जाप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट बन जाते हैं।
अब हम बात करते हैं आपके तीसरे नक्षत्र की, जिसको हम कहते हैं अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा बेसिकली गंडांत मूल का नक्षत्र है। इस बात को समझिएगा। मुख्य नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है किसी भी चरण में, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में, किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ है, तो गुरु से संबंधित मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर देता है। आश्लेषा नक्षत्र जो है ये गंडांत मूल का नक्षत्र है। यदि आपका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण में जाकर बैठा हुआ है तो यहां पर जिसको कि हम कहते हैं मूल शांति। पुराने जमाने में लोग बाग जब बच्चा पैदा होता था और पंडित जी पत्रिका देख के कहते थे कि साहब बच्चे के मूल पड़े हुए हैं, इसकी शांति कराना जरूरी है। तो अब आज के समय में बहुत से लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये मूल शांति निहायत जरूरी होती है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र गंडांत मूल का, देखिए गंडांत क्या चीज होती है, जहां पर एक नक्षत्र जा रहा है, एक नक्षत्र आ रहा है, एक राशि जा रही है, एक राशि आ रही है, उसके बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो गंडांत मूल कहलाता है। वहां पर उसकी रेमेडी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामित्व है ये बुध के पास में है, और इसके जो डेटी हैं अर्थात जो देवता बनते हैं वो नाग देवता बनते हैं, सर्प। आपने एक पौधा देखा होगा जिसको कि हम नाग केसर के नाम से जानते हैं। यदि आपका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण में बैठा हुआ है, या फिर मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका कोई भी प्लैनेट यदि उनके नेटल चार्ट में आश्लेषा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है और वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये प्लैनेट बहुत शुभ है और इसके बहुत शुभ परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो भूल जाइएगा। वो प्लैनेट जब तक कि आप उस नक्षत्र की रेमेडी नहीं करेंगे तब तक वो प्लैनेट आपको शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। तो यदि आप मूल शांति करा सकते हैं तो आपको मूल शांति करा लेनी चाहिए। लेकिन यदि मूल शांति नहीं करा सकते हैं तो ओम नाग देवताभ्यो नमः ये मंत्र आपके लिए जीवन पर्यंत का मंत्र बन सकता है, और साथ ही आपके लिए जो सफलता में जो हर्डल्स, जो रुकावटें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता खोलने का काम जरूर करेगा। बुध महाराज की जो स्थिति है आपकी पत्रिका में, विशेषकर कर्क राशि और लग्न की पत्रिका में बुध की जो स्थिति है, बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और साथ ही आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। बुध की स्थिति 6, 8, 12 के भावों में आती है, जिसको कि हम तृक भाव के नाम से जानते हैं। ये भाव बड़े कष्टप्रद माने जाते हैं। वहीं ये जो तीसरा भाव है इसको हम कहते तो पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक स्ट्रगल क्रिएट करता है। दोनों ही भावों की स्थिति में यदि देखा जाए तो बुध चंद्रमा की राशि में कोई शुभ परिणाम देने वाले प्लैनेट नहीं है। इसलिए आपको गणेश जी को संभालना, गणेश जी के मंत्रों का जाप करना, ओम गण गणपति नमः, साथ ही इस बात को याद रखिएगा कि चंद्रमा की दशा में बुध की अंतर्दशा तो अच्छी जाती है, लेकिन बुध ने चंद्रमा को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। बुध की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। चंद्रमा में बुध की दशा, यदि बुध बहुत अच्छी कंडीशंस में जाकर बैठे हुए हैं आपके चार्ट में तो बात अलग हो जाती है। अदरवाइज ये टाइम एक टफ टाइम होता है, एक प्रॉब्लमेटिक समय होता है। गणपति देव को दूर्वा अर्पित करना, गणपति जी के मंत्रों का जाप करना, गणपति आराधना करना कर्क राशि वालों के लिए निहायत जरूरी होता है। अब 2 प्लैनेट ऐसे बचते हैं जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं। सूर्य आपके द्वितीय भाव के कारक हैं। बात समझिएगा, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सूर्य से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे की एनिमिटी है। एक दिन में आता है, दूसरा रात में आता है। 2nd हाउस मारक भाव होता है। हम लोग कहते इसे जरूर हैं धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, लेकिन यदि मारक भाव में देखा जाए
तो सबसे कम अंक, मतलब ये उसको इतना ज्यादा मारक श्रेणी में हम लोग नहीं रखते जितना कि 7th हाउस को रखते हैं। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं मारक भाव की रूप में देखा जाता है। अब जो दो प्लैनेट बचते हैं उसमें सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो आपके मंगल महाराज आते हैं। मंगल आपके पंचमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके दशमेश होते हैं। यदि आपके चार्ट में मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो आपको निश्चित तौर पर मंगल को शुभ करने का प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी भी है। इस बात को समझिए। मंगल कर्क राशि में जाकर ही नीच का होता है। चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में जाकर नीच का होता है। यदि आपका मंगल बैलेंस्ड होगा, यदि आप अपने जीवित मंगल के साथ में अर्थात भाई के साथ में रिलेशंस, अपने दोस्तों के साथ में रिलेशंस अच्छे बनाकर चलेंगे, आपको कर्म के क्षेत्र में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपकी पत्रिका का पंचम भाव, जो कि फन का, आनंद का भाव कहा जाता है, यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई देखने के लिए जरूर मिलेंगी। अब एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन बनती है कि शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मतलब आपका सुख भाव। लेकिन साथ ही शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो आपके 11th हाउस में आती है। यहां पर तीसरा भाव, यहां पर 11वां भाव, जिसको कि हम लाभ भाव कहते हैं, एकादश भाव के रूप में जानते हैं। लेकिन ये एकादश भाव के साथ साथ ये सामाजिकता का भाव भी है, और ये समाज कहीं ना कहीं हमें बंधनों में बांधने का काम करता है। यहीं से हमारी डिजायर्स क्रिएट होती हैं, यहीं से हमारी इच्छाएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भाव है, 11वां भाव हमारी असीमित भावनाओं का, असीमित इच्छाओं का भाव है। शुक्र के साथ में बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। आपकी पत्रिका में 3 प्लैनेट ऐसे बनते हैं जिस यहां पर कि आप यदि बैलेंसिंग कर ले जाते हैं, गुरु स्वाभाविक रूप से आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मंगल आपको अच्छे बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ शुक्र के साथ में पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, दोनों ही उनके शुक्र के रूप में होते हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में जितने अच्छे रिलेशंस बनाकर रखेंगे, लेकिन साथ में अपनी अपेक्षाओं को जितना अंडर कंट्रोल रखेंगे, जीवन आपका उतना सुखमय होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।